मान लेते हैं ये दो अलग अलग चार्जेस है और ये दो अलग अलग चार्जेस के बीच कैसे एक छोटा सा एरो, यानी कि ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंट्रोल कर रखता है। आज की क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं, क्योंकि 90% स्टूडेंट इसी एरो में ही गलती करके आ जाते हैं। Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज है, ये दो अलग अलग चार्ज के बीच क्या फोर्स लग रहा होगा। ओब्वियसली दूसरा इसको क्या लग रहा होगा, इसको फोर्स लग रहा है, इसको फोर्स लग रहा होगा। लेकिन फोर्स जानना थोड़ी जरूरी है, फोर्स के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। आज की क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं बहुत इजी तरीके से। ये होता है भाई साहब वेक्टर, ये जो एरो की बात कर रहा हूँ ये क्या होता है, ये वेक्टर होता है। ये बताता है डायरेक्शन को, तो यानी कि वेक्टर क्या बताता है, एक डायरेक्शन को शो कराता है। सो जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा एक मैं वेक्टर रिप्रेजेंट किया, ये वाला सपोज किस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर। ये क्या कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, मतलब ये ऐसे लिखा हूं मैं ऐसे। ये कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अच्छा, ये ए वेक्टर का मतलब क्या है कि इस तरह डायरेक्शन में ये जा रहा है, राइट मेरे बात। अगर ये ए वेक्टर होगा तो इसका डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, इसका डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इसका यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। आपको ये जानना जरूरी है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, कौन सा वेक्टर की बात कर रहा है, ए वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर यूनिट वेक्टर की बात करूंगा ना तो इसके ऊपर कैप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, कैप लगा। जैसे ए के ऊपर कैप लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, जौन सा वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के साथ उसका ही मैग्नीट्यूड को अगर मान लो मैं डिवाइड कर दूंगा तो यूनिट वेक्टर निकल जाता है। और यूनिट वेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या मेरे बात क्लियर है। जैसे कि मान लो मैं किसी की बात करूं, मान लो 10 न्यूटन का होता, ये 10 न्यूटन का होता, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा 10 डिवाइड बाय खुद का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन बाय 10 कर दूंगा तो कितना निकल 1 निकल जाएगा। मतलब ये हमेशा कितना यूनिट वेक्टर का मतलब एक यूनिट, इसमें एक लेंथ 1 यूनिट लेंथ को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और ये क्या प्रोवाइड करेगा हमेशा, ये हमेशा टू प्रोवाइड डायरेक्शन। और एक चीज आपको जानना जरूरी है, एक होता है पोजीशन वेक्टर। कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसको भी समझ जाओ, इसको भी समझ जाओ। मान लेते हैं सपोज के लिए पोजीशन, आप कौन सा पोजीशन में हो इसकी बात चल रहा है। जैसे कि मान लो आपको एक वेक्टर यहाँ दिया गया, आपका पोजीशन यहाँ दिया गया है, इस पोजीशन का मैं नाम लिखता हूँ। मान लो सपोज के लिए इसका कोई वेक्टर का नाम होगा, इस वेक्टर का नाम मैं लेता हूँ मैं पी वेक्टर है। मान लेते हैं ये कौन सा वेक्टर है, ये कोई पी वेक्टर है और इसका नाम ले लिया मैं 3,4 ले लिया। क्या ले लिया मैं, 3,4 ले। इसका पोजीशन है, ये वाला पोजीशन पे है। आया समझ में, इस वाला पोजीशन में, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर ऐसा है, ऐसा है ये वेक्टर, ये वाला पोजीशन में ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसे भी हो सकता है, ये वाला पोजीशन में है। और ये पोजीशन का नाम क्या है, ये वाला पोजीशन का नाम है 3,4। तो ये वेक्टर का नाम क्या है, पी वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, पी वेक्टर। ऐसे लिखूंगा, पी वेक्टर को ऐसे लिखूंगा, ऊपर के ऊपर एरो मार्क लगा जाएगा, पी वेक्टर डायरेक्शन बता रही है। अच्छा, पी जब भी पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है तो 3 और 4 का मतलब क्या है, 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x को, और 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को। हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हैं कि क्लास 9 में पढ़ चुके। पहला वाला बताता है x को और y सेकंड वाला बताता है y को। तो x का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं, ये जो x है और ये क्या है y है, इसको बोलते हैं i कैप, और इसको क्या बोलते हैं, j क्या बोलते हैं। उसका हमें 3i कैप, मतलब 3 यूनिट कहाँ गया है, x में गया, तो हम तो i कैप बोलेंगे। प्लस 4 यूनिट कहाँ गया है, j में गया है, इसको बोलेंगे 4j कैप। ये क्या हो गया, ये हो गया उसका वेक्टर फॉर्म में हो गया। क्या अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूंगा तो कैसे निकालूंगा, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा भाई साहब, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब दो तरफ से 2 डंडा दिया जाता है, इसको मॉड बोलते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू है ना, इसके अंदर जो भी वैल्यू हो इसका स्क्वायर में लिख दो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये निकल गया। लेकिन मेरे को उसका डायरेक्शन चाहिए भाई। इसका डायरेक्शन का मतलब क्या है, इसी लेंथ में इसी डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन कितना, 1 यूनिट चाहिए मेरे को। चाहे वेक्टर जितना भी बड़ा हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें इसी डायरेक्शन में मेरे को 1 यूनिट लेंथ चाहिए। वो क्या बताएगा, वो बताएगा मेरे को डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, पी यूनिट, मतलब मैं P का यूनिट वेक्टर निकालना चाहूंगा तो क्या निकालूंगा, उसके वेक्टर के साथ मैं क्या करूंगा, उसकी मैग्नीट्यूड को मैं डिवाइड कर दिया। सो P वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, P किसके बराबर, देखो तो 3i कैप प्लस 4j कैप था और इसका यूनिट कितना था, 5 था। ये क्या निकल गया,
ये निकल गया यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर यहाँ पे निकल गया। क्या मेरा बात क्लियर है आप लोगों को? ऐसे ही और एक वेक्टर आता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक दो चीज आपको समझना जरूरी है, उसके बाद आप लोग कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ये दिया गया है, इस वेक्टर का नाम लेता हूं मैं R1 है, और एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर का नाम लेता हूं मैं R2 है ना। ये वेक्टर क्या है? R2 है, और इसका मैं नाम लेता हूं सपोज के लिए Q1 है, और इसका नाम क्या है? Q2 है। ठीक है, Q1 और Q2 है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है। आप मान लो सपोज के लिए अपने घर से आप कहीं भी निकले, आप अपनी क्लास जा रहे हो, सपोज के लिए कोचिंग क्लास जा रहे हो, तो कोचिंग क्लास जा रहे हो लेकिन आपका दोस्त फोन किया, चाहे कहीं भाई घूम के आते हैं, आप घूमने गए, इधर गए उधर गए, बहुत सारे जगह गए, उससे आपको फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था और आप पहुंचे कहाँ पे, इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो आपका इनिशियल पॉइंट तो ये था और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया, Q2 हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम मैं मान लेता हूं R है। क्या है? R है। अगर इसका डिस्टेंस अगर R है तो अभी मैं क्या निकालूंगा? अभी निकालूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, यानी कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट कितना दिया है? R2 माइनस R1, R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ में आएगा या? अगर मान लो इसका निकल चुका हूं, अगर इसका मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए और इसका मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो कैसे निकालूंगा? मैग्नीट्यूड निकालने का आसान तरीका है, ये जो वेक्टर दिया गया भाई साहब ऐसे कर दो और इसको क्या कर दो? इसको भी मॉड के अंदर रख दो। हो गया। ये क्या निकल गया? ये निकल गया तुम्हारा यूनिट वेक्टर निकल गया, सॉरी ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड निकल गया। लेकिन अगर मान लो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूंगा तो R के ऊपर कैप लगा दूंगा। जैसे R के ऊपर कैप लगाऊंगा तो क्या निकलेगा? यहाँ पे निकल जाएगा इसका वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। और इसका वेक्टर कितना दिया देखो तो, R वेक्टर कितना दिया है? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R वेक्टर कितना दिया है? R2 माइनस R1 का इसका मैग्नीट्यूड। इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। मतलब क्या दिया था यहाँ पे समझोगे तो एक वेक्टर यहाँ से दिया था और एक वेक्टर ऐसे दिया गया, एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट है, इन दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, चाहे इस एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, एक वेक्टर या वेक्टर यहाँ पे, इन दोनों में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना अगर समझ में आ गया है तो आप बहुत आसानी से आप लोग कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीख सकते हो। पहले तो आपको इसको अपनी कॉपी में नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको मैं अभी इसको सेम चीज यहाँ अभी यूज होने वाला है कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में। इसको पहले अपनी कॉपी में उतार दो। अभी फिर आते हैं उसी बॉल में। यहाँ पे दो अलग अलग चार्जेस है, यहाँ पे दो अलग अलग चार्जेस है Q1 और Q2। क्या इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा? ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। दोनों का अगर प्लस होगा तो दोनों क्या होगा? रिपल्सन करोगे, अट्रैक्शन करेगा? दोनों के दोनों रिपल्सन करेगा। मतलब ये भी फोर्स लगा इस तरफ और ये भी फोर्स लगा इस तरफ, ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे को से फोर्स लगाएंगे। इन दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाने वाले हैं। कौन कैसे फोर्स? यहाँ पे लगेगा रिपल्सन वाला फोर्स, है ना। लेकिन आपके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कौन किसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा? तो सवाल ये है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो आपको तो डायरेक्शन भी जानना जरूरी है कि कौन सा डायरेक्शन में फोर्स रहा होगा, आपको यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं थ्योरेटिकली कैसे समझना है। समझो तो ये Q1 था, ये Q1 चार्जेस था, और कौन सा चार्ज था? ये Q2 चार्जेस था। इन दोनों के बीच कितना कुछ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इन दोनों में डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? इन दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा R। कितना है? मान लेते हैं यार R है। कितना है? R है। इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट है R है। अच्छा, मैं पहले Q2 के ऊपर निकालता हूं। तो क्या Q2 के ऊपर Q1 भी फोर्स लगा रहा है और Q1 के ऊपर Q2 भी फोर्स लगा रहा है? क्योंकि दोनों के दोनों प्लस चार्ज होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। तो मैं पहले Q2 के ऊपर निकालता हूं। तो Q2 के ऊपर कौन लगा रहा होगा? फोर्स Q1 लगा रहा होगा। तो इसका मतलब ये फोर्स ऑफ डायरेक्शन किस तरफ जा रहा होगा? इस तरफ फोर्स लग रहा होगा। मतलब यहाँ पे फोर्स किसके ऊपर लग रहा है?
2 के ऊपर कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, लगा रहा होगा ना, 2 के ऊपर 1 फोर्स लगा रहा होगा। ऐसे ही क्या 1 के ऊपर 2 फोर्स लगा रहा होगा, ओब्वियसली लग रहा होगा। इसके ऊपर भी कौन लगा रहा होगा फोर्स, इसके ऊपर 1 के ऊपर कौन लगा रहा फोर्स, 2 फोर्स लगा रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इन दोनों बीच क्या है, ये इनिशियल वेक्टर था, फाइनल वेक्टर, दोनों बीच क्या था, ये था टोटल डिस्प्लेसमेंट था। अभी हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, तो मैं कैसे लूंगा, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, 2 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, 1 लगा रहा है। पहले मैं इसको निकालना चाहूंगा क्योंकि फोर्स तो इसके ऊपर भी लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, तो किसी एक के ऊपर तो पहले निकाल के देखता हूं भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि दो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच फोर्स कैसे लगता है, हम लोग कूलम्ब जानते हैं ऑलरेडी, उसके बारे में आप लोग नहीं जानते तो मैं इस चैनल में ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करके देख सकते हो या फिर इस चैनल विजिट करके आप लोग देख सकते हो। सो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स F21 फोर्स कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाय R², ये तो हमको पता है, लेकिन मेरे को डायरेक्शन जानना जरूरी है, मेरे को ये जानना जरूरी है किस तरफ फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, मेरे को ये जानना जरूरी है ना। तो यहां पे देखो, तो इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। और मेरे को जानना जरूरी है कि कौन सा डायरेक्शन में है ना, तो डायरेक्शन कौन बताएगा, इसका लेंथ बताएगा। ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ किस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, यानी कि मैं इसका 1 यूनिट लेंथ अगर मान लूं, ये जो R वेक्टर का 1 यूनिट लेंथ अगर मेरे को पता चल गया, तो मेरे को इसका यूनिट वेक्टर अगर पता चल गया, तो R का मैं क्या लिखूंगा, R का लिखूंगा मैं यूनिट वेक्टर। कहां से कहां लग रहा है, फ्रॉम 1 to 2, मैं इसे लिख देता हूं 1 to 2 लग रहा है, 1 से लेकर 2, तो डायरेक्शन कहां से, 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 तरफ जा रहा है। ठीक है भाई, अभी हो गया। अभी देखो यूनिट वेक्टर मैं कैसे निकालूंगा, यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, अभी मैं अब तुम बताइए। पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका बराबर होगा, R2 माइनस R1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सीख चुके थे। और इसका अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा। तो इसका क्या, इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो अभी देखो यहाँ पे K Q1 Q2 बाय R²। अब देखो R की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R एक यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसका वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड, इसका वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड। हो गया ये यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया। कहां से कहां, 1 to 2 जा रहे हैं, 1 to 2 जा रहे हैं, आए समझ में। सो F21 इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू R वेक्टर डिवाइडेड बाय R² और R, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, R² और R कितना हो गया, क्या R³ नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाय, यहाँ पे देखो मैं R की जगह क्या लिख सकता हूँ, R³ है, मैं R की जगह ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैं क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा। और R वेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगा, क्या इसको मैं नहीं लिख सकता क्या, R2 माइनस R1 नहीं लिख सकता क्या, R2 माइनस R1 हो गया। ये हो गया कंप्लीट वेक्टर फॉर्म होता है कूलम्ब्स लॉ का, कंप्लीट वेक्टर फॉर्म। कैसे, देखो एक छोटा सा यूनिट वेक्टर ने पूरा के पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा फॉर्मूला को चेंज करके रखा है, छोटा सा डायरेक्शन ने फॉर्मूला क्या था और अभी क्या निकल गया है। क्या मेरा बात क्लियर हो रहा है। तो एक किसके ऊपर, F21 के ऊपर लग रहा है। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 भी हो सकता है। जैसे 1 to 2 1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो सेम फोर्स लगेगा, फोर्स तो सेम, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा करके क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस K Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2, ये हो जाएगा दोनों के दोनों। तो यहाँ पे देखोगे तो F12 बराबर हो गया किसका, F21 का, और दोनों के दोनों ऑपोजिट फोर्स होने की वजह से दोनों के बीच क्या लगेगा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, सेम होने वाला है ना। मतलब ना इसको ज्यादा जोर से खींचेगा ना इसको ज्यादा जोर से खींचेगा, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेम होने वाला है। और ये था पूरा कंप्लीट क्या,
कूलम्स लॉ का वेक्टर्स फॉर्म। आपको इतना लिख के आना चाहिए, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। आए समझ में? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है? न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? कि एवरी टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये था पूरा कंप्लीट फॉर्म, कूलम्स लॉ का वेक्टर्स फॉर्म में था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं यार, बहुत अच्छे तरीके से। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज यार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।